today started second part of this chapter, the 19th century 1815 to 1914. देखिए यहाँ क्या होता है कि in the 19th century economic, political, social, cultural and technological factors interacted in complex ways to transform societies and reshape external relations. देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है कि 19वीं सदी में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जो फैक्टर्स थे उन्होंने समाज को बदलने और बाहरी संबंध, जो भी बाहरी रिलेशंस हैं, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस हैं, उनको एक साइज देने की, एक शेप देने का कार्य किया। लोग आपस में जुड़े, इकोनॉमिकल रूप से जुड़े, पॉलिटिकल रूप से जुड़े, सोशल रूप से जुड़े, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल रूप से। 19th सेंचुरी में इन सब का एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे ये चीज़ें गई, और जिससे पूरा विश्व एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ गया। और कहा जाता है कि इसी के आधार पर एक ग्लोबलाइजेशन का जो बेस था, वो पिलर था, वो तैयार हुआ। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात, उसके 3 प्रकार के मूवमेंट्स या प्रवाह या फ्लोज की बात करते हैं। वे कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 है द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इन 19th सेंचुरी रिफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। सबसे पहला है कि गुड्स का ट्रेड हुआ उस साल, यानी 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा किसका ट्रेड हुआ? गुड्स। यानी ट्रेड जो सबसे ज़्यादा जिसका फ्लो हुआ वो थी गुड्स, यानी फ्लो ऑफ गुड्स, जिसमें विशेषकर क्लॉथ्स और वीट आते हैं। और भी अन्य प्रोडक्ट हैं जो गुड्स के अंदर ले सकते हैं हम। सेकंड फ्लो था लेबर का, यानी लोग माइग्रेंट होकर एक देश से दूसरे देश में गए और वहाँ उन्होंने लेबर के रूप में कार्य किया। जैसे इंडिगो कल्टीवेशन हुआ था, जैसे अमेरिकन मैक्सिको में, तो वहाँ इंडिगो लेबर के रूप में भी गए। तो माइग्रेशन के थ्रू लोग एम्प्लॉयमेंट की खोज में कई देशों में चले गए। तीसरा मूवमेंट था, वो था कैपिटल का, यानी पैसे का। द थर्ड इज मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी जब कंपनियां कोई विदेशी कंपनी किसी देश में अपने कैपिटल का इन्वेस्ट करती है, जो मैंने कल आपको क्लासेज में बताया था, तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, यानी कम अवधि के लिए भी हो सकता है, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, या लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए भी हो सकता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ कितने समय तक अपना बिजनेस करना चाहती है। तो ये 3 तरीके का फ्लो होता है, गुड्स फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। और इसी के आधार पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है, ठीक है, या मूवमेंट होता है। तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल जो मूवमेंट हुआ था वो इन 3 तरीके से हुआ था, गुड्स के थ्रू, लेबर के थ्रू और कैपिटल के थ्रू। अगला है ए वर्ल्ड इकोनॉमी टैक्स शेप। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे शेप ले रही है, नया आकार ले रही है। सबसे पहले देखिए एवोल्यूशन ऑफ द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ यानी मक्के के ऊपर से मक्के के ऊपर जो कानून बनाए थे सरकार ने, उन कानूनों को क्या किया गया? हटाया गया। देखिए कैसे। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो फूड ग्रेन्स यानी अनाज की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि खाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज की धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही थी। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पीजेंट थे विशेषकर इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने लग गए या किसी अन्य देशों में लेबर के रूप में चले गए। तो खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पीजेंट्स नहीं थे, इसलिए फूड के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंड एंड इंडस्ट्री ग्रू द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप पुशिंग अप द फूड ग्रेन प्राइजेज। जैसे जैसे शहरों का विकास होने लगा, उद्योगों का भी विकास होने लगा।
अब उद्योगों का विकास होगा तो कृषि प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर से डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स खाद्यान्न की कीमत यानी अनाज की कीमत भी बढ़ने लगेगी। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट आल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब जमींदारों का लैंडेड ग्रुप से जो जमींदार थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनका जब प्रेशर आया तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। तो सरकार ने क्या किया, ब्रिटेन की सरकार ने मक्के के इम्पोर्ट पर, इम्पोर्ट मीन्स आयात पर क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया यानी प्रतिबंध लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि वे जो उद्योगपति थे वे बड़े खुश हुए, क्योंकि उनको पता था कि अगर फूड बाहर से अगर मक्का नहीं आएगा, कॉर्न नहीं आएगा, तो उनकी डिमांड, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो द लॉ अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नाउन इज द कॉर्न लॉ। तो ये सरकार का द्वारा जो ये कानून बनाया गया था, इस कानून को ही कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न अकॉर्डिंग टू कॉर्न लॉज। इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना कि कॉर्न लॉ क्या है। कॉर्न लॉ में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न पर। कहाँ? यूरोपियन कंट्रीज से, कि ब्रिटेन में कोई भी कॉर्न इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनहैप्पी with high food prices, industrialists and urban dwellers for the abolition of the coal law। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग थे, कौन से, अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइजेज, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन dwellers फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द कोल लॉ। जब उच्च खाद्यान्न की कीमत बढ़ने लगी तो लोग नाराज हो गए। उद्योगपति और शहरी के जो निवासी थे, उन्होंने कानून को समाप्त करने का सरकार पर दबाव डाला। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट। लेकिन ब्रिटेन में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इतना पैदा नहीं कर पाता था जितना वह इंपोर्ट करता था, यानी इंपोर्ट का रेशो ज़्यादा था। इसलिए ब्रिटिश एग्रीकल्चर अनेबल थी, यानी वह इतना नहीं कर सकती थी कि पूरी पॉपुलेशन कि फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंड ओनर्स ग्रुप्स द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ये रेस्ट्रिक्शन, इम्पोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? लैंड ओनर्स का जो ग्रुप्स था, जो जमींदार समूह का ग्रुप था, उन्होंने सरकार पे दबाव डाला। इस वजह से जो आयात है उसको प्रतिबंधित किया गया था। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब क्या हुआ कि सरकार ने दबाव में आकर कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया और ब्रिटेन में जो फूड था वो इंपोर्ट किया जाने लगा सस्ते दामों पर, दैट इट कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड। और अब ब्रिटेन में भी कॉर्न यानी मक्का पैदा होने लगा। ब्रिटिश फार्मर्स वर अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट। ब्रिटिश फार्मर, याद रखना, आयात को कम्पीट करने में असमर्थ थे। ये लाइन डबल बार आई है क्योंकि पहले लिख रखा है ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट और ब्रिटिश फार्मर वर अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट, दोनों सेम है, इसलिए इसमें से इस लाइन को कट कर देना। वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड वर लेफ्ट अनकल्टिवेट। ज़्यादातर जो एरिया था वो अनकल्टिवेटेड था ब्रिटेन में। एज फूड प्राइजेज फेल, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान थे, किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, इसलिए ज़्यादातर किसानों ने क्या किया, ज़मीनों को खाली छोड़ दिया, इसलिए ज़्यादातर ज़मीनें अनकल्टिवेटेड यानी बंजर हो गई।
लेकिन अब होता क्या है, एज फूड प्राइजेस फेल, जैसे ही फूड के प्राइस गिरते हैं, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, तो वैसे ही ब्रिटेन में खपत बढ़ जाती है। फूड के प्राइस गिरते ही मक्के मक्के की यानी अनाज की या खाद्यान्न की जो कंजप्शन है, उपभोग उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ जाती है। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू हायर इनकम एंड मोर फूड इम्पोर्ट। ब्रिटेन में तेज़ी से जो औद्योगिक विकास है, उसके कारण क्या हुआ कि लोगों की इनकम ऑटोमेटिक बढ़ गई और इंपोर्ट ऑफ फूड्स धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। क्यों? क्योंकि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनको एबोलिश कर दिया गया। अब चूंकि फार्मर्स वहाँ के जो फार्मर है ब्रिटेन के, वो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना, ये समझिए कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अन्य देशों के एग्रीकल्चर सिस्टम से compete कर सके। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 19th सेंचुरी वुड सच ए रेलवे, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ। टेक्नोलॉजी का भी उस समय सबसे बड़ा योगदान था। टेक्नोलॉजी का 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ, वो जैसे रेलवे का हुआ, स्टीमशिप का हुआ एंड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ जो विशेषकर कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, टेलीफोनिक में। टेक्नोलॉजिकल एडवांस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। जो तकनीकी विकास है, विशेषकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो परिणाम होते हैं, उनके फलस्वरूप पैदा होता है। यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ सोशल, यानी टेक्नोलॉजिकल जो एक तरीके से कह सकते हैं हम, जो तकनीकी विकास है, वो 3 कारकों से पैदा होता है। नंबर है कि आपको उसकी ज़रूरत है, किस तरीके से, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। इसलिए आप तकनीकों का क्या करते हो, विकास करते हो। द रेफ्रिजरेटेड शिप ग्रेटली हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल फूड आइटम ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, उस समय जो जहाज़ चलते थे, जो रेफ्रिजरेटेड थे, जिनमें वे गुड्स जा सकती थी जो जल्दी डिकम्पोज ना हो, ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ों को रेफ्रिजरेटेड शिप्स में ले जाया जाता था। इसलिए रेफ्रिजरेटेड शिप्स का उस समय क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, जिनके द्वारा ऐसी चीज़ें, ऐसे खाद्य पदार्थ जो पेरिशेबल थे, जो जल्दी ख़राब होने वाले थे, उनको आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस पे यानी बहुत दूर तक बड़े बड़े देशों में दूरी तक पहुंचाया जा सकता था। इट ग्रेटली फैसिलिटेट द शिपमेंट ऑफ फ्रोजन मीट फ्रॉम अमेरिका। अब इसी का परिणाम है कि फ्रोजन मीट यानी मांस विभिन्न देशों में, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोपियन कंट्रीज़ को भेजा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि अगर वैसे ये ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा टाइम लिए तक इसको प्रिजर्व न रखा जाए, तो इसलिए रेफ्रिजरेटेड शिप्स में इनको भेजा जाता था। अगला है रिंडर पेस्ट, द कैटल प्लेग। रिंडर पेस्ट एक डिजीज़ है, कैटल प्लेग के नाम से जानी जाती है। अंडरलाइन कर लेना, रिंडर पेस्ट एक कैटल प्लेग है। देखिए नेक्स्ट, जानवरों में होने वाली एक बीमारी है रिंडर पेस्ट। इन अफ्रीका इन द 1890s, फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग इम्पैक्ट पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी। अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। देखिए, अफ्रीका में जो हुआ 1890 के दशक में, जानवरों में एक बीमारी तेज़ी से फैलने लग गई। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसने लोगों की आजीविका, लाइवलीहुड को और लोकल इकोनॉमी को प्रभावित किया, क्योंकि जानवर एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब अगर यही बीमार होने लगे हैं तो उनकी लाइवलीहुड, आजीविका का सबसे बड़ा आजीविका को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे। अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। अब क्या होता है, अफ्रीका में
ज़मीन तो काफ़ी है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, कम है। रिंडरपेस्ट इज द फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग विच हिट अफ्रीका इन द लेट 80s। अंडरलाइन कर लीजिए कि रिंडरपेस्ट ने सबसे पहले जिस देश को अफेक्ट किया वो था अफ्रीका। कब? 80s में। इसलिए अंडरलाइन कर लेना कि ये कैटल प्लेग है और अफ्रीका में ये बीमारी फैली थी। रिंडर अगला देखिए, Rinderpest arrived in Africa carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldier invading Eritrea in East Africa। एरिट्रिया अफ्रीका का ही एक प्रोविंस है। यहाँ क्या होता है कि पूर्वी अफ्रीका के एरिट्रिया पर जिन इटालियंस ने आक्रमण किया था, इटालियन सैनिकों ने, उनको खिलाने के लिए ब्रिटेन से एक तरीके से जानवर मंगाए जाते थे मीट के लिए। वे जानवर क्या थे? इन्फेक्टेड थे। उसी इन्फेक्शन की वजह से अफ्रीका में ये बीमारी रिंडरपेस्ट स्प्रेड हुई और पूरे अफ्रीका में ये फैल गई। इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया एंड डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द लाइव स्टॉक। इस बीमारी ने क्या किया, जो ब्रिटिश एशिया से आई थी ये बीमारी, इसने 90% जो अफ्रीका के जानवर हैं, लाइव स्टॉक है, पशु है, उनको ख़त्म कर दिया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ स्ट्रेंथन देयर पावर एंड फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट। उसके बाद जो औपनिवेशिक सरकारें थी ब्रिटेन की, जो उस समय अपनी शक्ति को मजबूत कर रही थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, वे अफ्रीकियों को लेबर फोर्स के रूप में, लेबर मार्केट के रूप में लाने की कोशिश कर रही थी। यानी लेबर मार्केट में अब अफ्रीकन्स को एज ए लेबर के रूप में यूज किया जाने लग गया था। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।